अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैब यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसंस। आज के लेसन में मैं आपके जो रिक्वेस्टेड वोकैबुलरी वर्ड्स हैं उनको एक्सप्लेन करूंगी। आप लोग अक्सर मुझसे कमेंट्स में वर्ड्स को रिक्वेस्ट करते रहते हैं। अच्छा, उसमें से बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हुई हूँ। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा किया कीजिए कि एक दफ़ा सर्च में जाकर जब आप वीडियोज़ में जाया करें मेरे चैनल में, वहाँ पर आपको सर्च बार साइड पे नज़र आती है। वहाँ पर जाकर आप उन वर्ड्स को एक बार सर्च कर लिया करें। वो ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड वीडियोस वहाँ पर, डेडिकेटेड वीडियोस उन वर्ड्स के ऊपर जो बनी हुई होती हैं, क्योंकि बहुत से वर्ड्स आप लोग जब रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो वो मैंने पहले से बनाई हुई होती है। तो आप पहले उन वीडियोस को देख लेंगे। जाहिर बात है, एक वर्ड पे अगर मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ तो मैं दोबारा तो नहीं उसी पे वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो अब उन वर्ड्स को जो मैं पहले एक्सप्लेन नहीं कर चुकी हुई हूँ, उनकी जब मुझे रिक्वेस्ट आती है तो मैं उनको नोट डाउन कर लेती हूँ। तो वो आज की मैं इस लेसन में आपको वो वर्ड्स एक्सप्लेन करूंगी। उनमें से बहुत से इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो मुझसे किसी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किए हैं, सब्सक्राइबर ने। अच्छा, नाम मेरे से मिस हो गया तो मैं नाम मेंशन नहीं कर रही हूँ। तो आपको कि मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है ना, कभी आपको उन वर्ड्स का मीनिंग पता चले। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये जो आपको न्यूज़पेपर में भी मिलेंगे, आप बहुत पढ़ेंगे और आप इनको बुक्स में भी पढ़ेंगे। जैसे ये लर्क है, लर्किंग या लर्क कंफ्यूज करता है। क्यों? क्योंकि एज ए वर्ब भी यूज होता है, एज एन एडजेक्टिव भी यूज होता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ हाइडिंग और वेटिंग इन कंसील्ड और स्टेल्थी मैनर, ठीक है। जब हम इसको वर्ब के तौर पे यूज करेंगे तो इसका मतलब बनता है कि किसी जगह पर छुपना, ठीक है। लर्क करना मतलब छुपना, ताकि जो है ना आप किसी किसी जैसे दीवार के पीछे, किसी जगह पर, किसी झाड़ी में लर्क करना, कोई इंसान हो या कोई जानवर हो, तो वो क्या मतलब है? छुप रहा है। अब जाहिरी बात है, जब हम वर्ब बनाते हैं तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी बनती है जो इसका V4 होता है, ठीक है। तो एज ए वर्ब जो है ये लर्क और लर्किंग दोनों एज ए वर्ब भी यूज होते हैं, क्योंकि उसका V4 के फॉर्म में जो है वो आईएनजी फॉर्म में, कंटिन्यूअस फॉर्म में वो इस्तेमाल होता है। लेकिन लर्किंग जो है ना वो इटसेल्फ एडजेक्टिव फॉर्म में भी इस्तेमाल होता है। जब लर्किंग एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा तो उसका क्या मतलब होगा? छुपा हुआ, ठीक है। छुपना। और जब एज ए वर्ब यूज करेंगे हम, और जब हम इसको एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे तो इसका मतलब हुआ छुपा हुआ। अभी आपको सेंटेंसेस में समझ में आएगा, ठीक है। दोनों तरह के सेंटेंसेस बने। जैसे पहला है द कैट वॉज लर्किंग। अब आपने देखा ना, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब के साथ हमने आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल की है, तो ये कंटिन्यूस टेंस है। जब कंटिन्यूस टेंस है तो इसका मतलब है कि हम लर्क को यहाँ पर एज ए वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, और एज ए वर्ब की उसकी आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करें। द कैट वॉज लर्किंग इन द बुशेस, मतलब कि जो कैट थी वो छुप रही थी उसमें, जो ना, या छुपी हुई थी उसमें बुशेस में, जो झाड़ियां होती हैं। वेटिंग फॉर अ चांस टू कैच अ बर्ड, कि वो वेट कर रही थी कि उसको मौका मिले ताकि वो एक जो परिंदा है उसको वो पकड़ सके खाने के लिए, ओब्वियसली, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा कि लर्किंग हम एज एन एडजेक्टिव भी इस्तेमाल करते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है जो सेंटेंस में किसी नाउन से पहले इस्तेमाल होता है। वो नाउन के बारे में कोई ना कोई हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, ठीक है। तो जैसे ये कि वी हर्ड अ नॉइज इन द डार्क फॉरेस्ट, हमने जो डार्क मतलब के अंधेरे वाला जो फॉरेस्ट था, जंगल था, घना जंगल जो था, उसमें हमने एक नॉइज सुनी। एंड वी वर अफ्रेड, और हम जो थे वो डरे हुए थे। देयर माइट बी लर्किंग क्रिएचर्स। देयर माइट बी मतलब वहां पर हो सकती हैं, लर्किंग छुपी हुई, क्रिएचर्स। क्रिएचर देखें क्या होता है? क्रिएचर्स का मतलब ये कि जानवर वगैरह जो होते हैं, ठीक है। अब क्रिएचर क्या है? नाउन है ना। हमने नाउन से पहले इसको इस्तेमाल किया है, लर्किंग। तो मतलब कि वो नाउन के बारे में बता रही है। वो क्या है? क्रिएचर, जानवर। कौन से जानवर? क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? छुपे हुए जानवर, ठीक है। तो लर्किंग क्रिएचर्स हो सकते हैं जो जंगल में छुपे हुए हो, ऐसे कोई जानवर वगैरह, कोई दरिंदे वगैरह, ठीक। तो यहाँ पर हमने इसको एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल किया। आई होप कि आपको समझ में आ गया दोनों का मतलब। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड जो मेरे से इस्तेमाल मुझसे पूछा गया था वो है लिंगर, और सेकंड है लिंगरिंग। मेरे फादर इस वर्ड को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो ये भी एज ए वर्ब इस्तेमाल होता है, एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है। दोनों तरह से लिंगर जो होगा वो एज ए वर्ब होगा, और लिंगरिंग जो होगा वो एज एन एडजेक्टिव होगा। मतलब क्या है? द एक्ट ऑफ स्टेइंग और रिमेनिंग इन अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड दैन एक्सपेक्टेड और नेसेसरी। कोई चीज़ जो है ना, वो अगर किसी स्टेट में है या किसी जगह पर है, लेकिन वो ज़्यादा देर के लिए है, जितना एक्सपेक्टेड था ना कि इतनी देर के लिए है, तो वो उससे ज्यादा देर के लिए है,
ठीक है, जैसे कि मेरे फादर जो इसको जिस सेंस में इस्तेमाल करते थे वो होता था कि जब हम किसी काम को बहुत डिले कर रहे हो ना, मतलब एक काम में जितना टाइम लगना चाहिए उससे ज्यादा टाइम अगर लगा रहे हैं ना, तो मेरे फादर कहते थे कि यू आर लिंगरिंग, कि आप इस चीज को लिंगर कर रहे हो, मतलब कि आप इस चीज को डिले कर रहे हो, इसको ज्यादा टाइम लगा रहे हो जितना एक्सपेक्टेड, मतलब एक काम जो है वो अगर 10 मिनट में होने वाला और हमने उसको घंटा लगा दिया, तो वो फिर कहते हैं कि यू आर लिंगरिंग, या आपने इसको लिंगर किया है, मतलब इसको ज्यादा, इसको डिले, जानबूझ के इसको डिले किया है। ठीक है, तो मतलब जितना एक्सपेक्टेड और नेसेसरी टाइम जो है वो किसी चीज के लिए चाहिए होता है, उससे ज्यादा के लिए, उससे ज्यादा टाइम उस काम को लग जाए, उस चीज को लग जाए, तो उसके लिए लिंगर जो है ना वो इस्तेमाल होता है। और लिंगरिंग एज एन एडजेक्टिव होगा कि किसी काम को आपने बताना है कि ये टास्क जो है ना ये डिले हुआ है। ठीक है, तो वहां पर हम लिंगरिंग टास्क जो है वो बताएंगे। ठीक, अभी सेंटेंसेस में आपको समझ में आएगा, जैसे द अरोमा ऑफ फ्रेश बेक्ड ब्रेड लिंगर्ड इन द किचन, lingered in the kitchen making everyone hungry। ठीक है, अब क्या हुआ, द अरोमा ऑफ फ्रेश बेक्ड ब्रेड, या आपकी जो बेक की है, फिश बेक की हो, ब्रेड बेक की हो, या कुछ भी जो है वो आपकी मदर ने या आपकी सिस्टर ने, ठीक है, वो किचन में अगर बेक की है, तो उसका अरोमा होता है, खुशबू होती है, या कुछ कुक किया है उसका अरोमा होता है, खुशबू होती है। लिंगर्ड इन द किचन, लिंगर्ड इन द किचन का मतलब पता है क्या है, कि बहुत देर तक रही है वो किचन के अंदर, वो अरोमा, वो जो खुशबू है ना वो बहुत देर तक रहा है, मतलब ये नहीं हुआ कि थोड़ी देर के लिए आया और वो खत्म हो गया, वो रहा है वहां पर, स्टे किया है उस अरोमा ने, उस खुशबू ने। एंड मेकिंग एवरीवन हंग्री, और सबको उसकी वजह से, क्योंकि जाहिर है ऐसे कोई अच्छी सी किसी चीज के ऐसा कोई अरोमा या कोई खुशबू आए तो उसे क्या होता है, भूख लगती है। ठीक है, तो मेकिंग एवरीवन हंग्री, यहाँ पर हमने जो है लिंगर्ड मतलब उसके पास्ट फॉर्म हमने इस्तेमाल की है, तो ये हमने यहाँ पर एज ए वर्ब इसको इस्तेमाल किया है। अब हम करेंगे यहाँ पर वी हैड अ लिंगरिंग इलनेस, हमने he had a lingering illness that kept him in the hospital for months, मतलब उसकी कोई बीमारी थी। अब यहाँ पर देखिए इलनेस है ना, बीमारी, बीमारी क्या है, नाउन है। अब उस बीमारी के बारे में बता रहा है लिंगरिंग, लिंगरिंग मतलब कि जो बहुत अरसे से चलती आ रही है उसकी बीमारी, लंबी बीमारी जिसको हम कहेंगे, मतलब जो ज्यादा देर के लिए रहे। ठीक है ना, लिंगर मैंने आपको बोला कि कोई भी टास्क या कोई भी चीज जो अब जितना उसका टाइम होना चाहिए उससे ज्यादा टाइम के लिए वो चीज वहां पर स्टे करे, अपनी उस कंडीशन में रहे, अपनी उस स्टेट में रहे। ठीक, तो ये जो बीमारी है जल्दी चली जानी चाहिए थी लेकिन वो ज्यादा देर तक रही, तो कहेंगे कि ही हैड अ लिंगरिंग इलनेस, मतलब उसको वो बीमारी थी जो बहुत लंबी थी, दैट केप्ट हिम इन द हॉस्पिटल फॉर मंथ्स, जिसकी वजह से उस वो हॉस्पिटल्स में जो है वो महीनों रहा, क्योंकि उसकी बीमारी जल्दी क्योर होने की वजह से वो लिंगर कर गई, मतलब कि वो बहुत देर तक रही। फिर हमने एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव जब इसको यूज किया तो हमने कहा लिंगरिंग इलनेस, वो बीमारी जो लंबी थी। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी लूमिंग। अच्छा, ये लूमिंग जो है ना, ये लूमिंग ही के मीनिंग में एज ए वर्ब भी इस्तेमाल होता है, लूम, और फिर लूमिंग हो जाता है उसका जब आईएनजी लग जाता है, और एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है। इसके भी दो मीनिंग है, ये दो मीनिंग की वजह से ना जो बहुत ज्यादा ये कंफ्यूज करता है। क्या मतलब, जैसे अभी हम देखते हैं एज ए वर्ब, क्या मतलब है इसका, एज ए वर्ब इट डिस्क्राइब्स समथिंग दैट अपीयर्स टू बी अप्रोचिंग। क्या मतलब कि अच्छा, ये मैंने जो आपको न्यूज़पेपर की जो मैंने वीडियोस में भी ये वर्ड आपको पढ़ाया है, फिर भी मेरे से रिक्वेस्ट आ गई तो मैंने कहा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि इसके दो मीनिंग में इस्तेमाल होता है, तो इस वजह से शायद कंफ्यूज कर रहा है आप लोगों को, तो इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा, एज ए वर्ब जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसका मतलब बन जाता है कि एक चीज जो होने वाली है, जो आने वाली है, एक कोई इवेंट आने वाला है। ठीक है, तो वहां पर कहेंगे वेडिंग इज लूमिंग, हिज वेडिंग इज लूमिंग, हिज वेडिंग इज अप्रोचिंग, मतलब अबाउट टू हैपन। अच्छा, वैसे ये लूमिंग वर्ड मैंने सॉरी वेडिंग की एग्जांपल दे दी, गलत है, इसके लिए इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि ये अबाउट टू हैपन पता है क्या है, कोई गलत चीज, नेगेटिव चीज के लिए होता है वैसे। वेडिंग भी हो सकती है, मुझे हंसी आ रही, कोई ऐसा इवेंट जो नुकसानदेह इवेंट होता है, वेडिंग भी कुछ लोगों के लिए नुकसानदेह इवेंट हो सकता है, बट सॉरी। लेकिन इसको आम हम स्पोकन इंग्लिश में इस तरह से इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। लूमिंग वर्ड इस्तेमाल होता है जब कोई बुरा जो है ना, कुछ जो है वो, मतलब कुछ थ्रेटनिंग, कोई ऐसी चीज जिसके जिसके रिजल्ट्स अच्छे ना हो। ठीक है, जो थ्रेटनिंग हो, ठीक, नेगेटिव सेंस में जो ना इस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कोई चीज होने वाली हो जो नेगेटिव हो, जो थ्रेटनिंग हो। ठीक है, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है लूमिंग, और जो है ना लूम या लूमिंग, लूमिंग उसकी आईएनजी फॉर्म। अच्छा, ये जो है ना क्या इसका नाम, एज एन एडजेक्टिव भी जब इस्तेमाल होता है तो इस मीनिंग में इस्तेमाल हो जाता है,
ठीक है। एज एन एडजेक्टिव भी जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे, एज ए वर्ब भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एज एन एडजेक्टिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और दोनों में ये इसी सेंस में इस्तेमाल होता है कि कोई होने वाली चीज, ऐसी होने वाली चीज, कोई ऐसा इवेंट होने वाला जो कि नेगेटिव हो, जो थ्रेटनिंग हो, खौफजदा करने वाला हो, जिसके के असरात नेगेटिव हो। ठीक है। अब ये एज एन एडजेक्टिव एक और मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है। वो क्या होता है, मैंने जैसे पहले कहा ना, पहले मीनिंग में ये एज ए वर्ब और एज एन एडजेक्टिव दोनों तरह से इस्तेमाल होता है, और एज एन एडजेक्टिव ही इसका एक सेकंड मीनिंग है, और वो है कि इट डिस्क्राइब समथिंग दैट अपीयर्स लार्ज एंड ओवरवेलमिंग। जब आपने किसी चीज को कहना ना बहुत बड़ी, ठीक है, बहुत बड़ी, तो वहां पर भी एज एन एडजेक्टिव जो है ना, लूमिंग क्राउड, बहुत बड़ा क्राउड। ठीक है। तो वहां पर भी जो है वो हम एज एन एडजेक्टिव इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हमने ये कहना हो कोई चीज बहुत बड़ी है, बहुत लार्ज है और ओवरवेलमिंग है, जिसमें कि बहुत ज्यादा इमोशंस जिसके अंदर इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो वो उस चीज के लिए जो है ना हम लूमिंग एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव समझ लीजिए कि इसके दो मीनिंग होते हैं। एक, होने वाली चीज, अबाउट टू हैपन समथिंग थ्रेटनिंग नेगेटिव इवेंट, और एक ये कि कोई चीज को आपने बताना है कि वो बहुत बड़ा है, लार्ज, ओवरवेलमिंग। आप दोनों सेंस में इसके सेंटेंसेस है वो सुन लीजिए। द डेडलाइन फॉर द प्रोजेक्ट इज लूमिंग, इज लूमिंग। अब यहाँ पर हमने इसको एज ए वर्ब इस्तेमाल किया है। ठीक है। तो जो द डेडलाइन ऑफ द प्रोजेक्ट इज लूमिंग, मतलब कि जो प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन है वो करीब आ रही है। अब ये जब भी कोई प्रोजेक्ट की डेडलाइन होती है ना, वो अगर करीब आ रही होती है तो ये एक थ्रेटनिंग चीज होती है, जाहिर बात एक स्ट्रेस देता है कि आपको प्रोजेक्ट उस टाइम तक जो है वो कंप्लीट करना है। ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर लूमिंग हमने वर्ड इस्तेमाल किया है, मतलब कि वो सर पे आ खड़ी है, वो इस वक्त मतलब पहुंचने वाली है हमारे सरों पे। हो सकता है एक दो दिन ही सिर्फ रह गए हैं, एंड आई नीड टू फिनिश इट क्विकली, और मुझे अब इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, क्योंकि अब ये चीज एक थ्रेटनिंग है। डेडलाइन हमेशा किसी प्रोजेक्ट की अगर आपके पास है तो एक थ्रेटनिंग चीज होती है, वो स्ट्रेस देती है। कभी मुझे अब इस डेट से पहले पहले अपना ये काम कंप्लीट करना है, तो वो एक स्ट्रेस वाली होती है। जैसे आपके एग्जाम्स आ रहे होते हैं, ठीक है, तो एग्जाम्स की डेट जो होती है, वो जो दिन होता है वो थ्रेटनिंग होता है, तो योर एग्जाम्स आर लूमिंग। ठीक है। आपके एग्जाम्स जो है वो अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल होने वाले हैं। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर इसी मीनिंग में हम अगर इसको एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल करें तो हम कहेंगे लूमिंग डेडलाइन, मतलब वो डेडलाइन जो सर पे खड़ी है, जो बस पहुंची पहुंची है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने क्या इस्तेमाल किया है, जब हमने इसको सेकंड मीनिंग में इस्तेमाल किया है, सेकंड सेंटेंस में, द लूमिंग स्टॉर्म क्लाउड्स सिग्नल्ड एन इमिनेंट डाउनपोर। यहाँ पर इमिनेंट वर्ड को भी समझ लीजिए। इमिनेंट जो है ना, अबाउट टू हैपन के मीनिंग में लूमिंग का सिनोनिम है। इमिनेंट का मतलब यही होता है जो चीज, कोई इवेंट, कोई चीज जो होने वाली है, बस ये बस होने वाली, एक मिनट में, दो मिनट, मतलब कि एक दिन में, दो दिन, मतलब मुस्तकबिल करीब में होने वाली है। ठीक है। तो नियर फ्यूचर में आप कह लें इसको कि नियर फ्यूचर में होने वाली है। तो लूमिंग स्टॉर्म क्लाउड्स, मतलब कि वो क्लाउड स्टॉर्म के जो तूफानी क्लाउड्स हैं वो लूमिंग है, मतलब बहुत ज्यादा है। ये बताया जा रहा है कि क्लाउड्स बहुत ज्यादा है, बादल बहुत ज्यादा, स्टॉर्म जो है ना वो बहुत ज्यादा है। सिग्नल्ड मतलब उसने इस चीज का अंदिया दिया, सिग्नल दिया इस चीज का कि एन इमिनेंट डाउनपोर, एक इमिनेंट डाउनपोर का, डाउनपोर कहते हैं तेज बारिश को, तो तेज बारिश का इंदिया दिया, वो तेज बारिश जो इमिनेंट है, मतलब जो होने वाली है। मतलब जाहिर बात है अगर आपको बहुत ज्यादा क्लाउड नजर आएंगे, स्टॉर्म नजर आएगा, लाइटनिंग नजर आएगी, थंडर आपको सुनाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि डाउनपोर इज इमिनेंट, कि जो डाउनपोर है, मतलब जो बारिश है, तेज बारिश जो है वो बस अभी होने ही वाली है। ठीक है। तो इमिनेंट इसका जो अबाउट टू हैपन के मीनिंग में लूमिंग का जो है ना वो सिनोनिम है। ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी ऑफिंग। ऑफिंग जो है ना ये नाउन है, और इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन सून। ये भी उसी तरह से, शायद इसी वजह से मेरे से ये वर्ड साथ में ही रिक्वेस्ट किया गया था। इसका भी यही मतलब होता है, लेकिन लूमिंग को मैंने आपको बताया कि वो एज ए वर्ब इस्तेमाल होता है, एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है, पर ऑफिंग जो है ना ये एज ए नाउन इस्तेमाल होता है। और जब ये एज ए नाउन इस्तेमाल होता है, और ये हमेशा इन द ऑफिंग जो है ना इस तरह से इस्तेमाल, इस मतलब इस फ्रेज में इस्तेमाल होता है। ये हमेशा इन दी ऑफिंग जो है ना के तौर पे इस्तेमाल होता है, इसको अकेला इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है। इसलिए मैंने जो है ना इसको ब्रैकेट में इन दी ऑफिंग लिखा हुआ है, मतलब कि समथिंग जो कि फोरकास्ट की जा रही है, जिसके बारे में इंदिया लगाया जा रहा है, जिसके बारे में फोरकास्ट किया जा रहा है कि ये होगा। ठीक है। एक तो है ना लूमिंग, हमने कहा कि जिसके बारे में कंफर्म है, जैसे डेडलाइन के बारे में तो कंफर्म है ना, कभी डेडलाइन आ रही है, आपको एक प्रोजेक्ट मिला है, आपको कॉलेज से मिला है, यूनिवर्सिटी से एक प्रोजेक्ट मिला है, आपने वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, और कॉलेज ने या यूनिवर्सिटी ने, आपके टीचर ने, आपकी क्लास टीचर ने आपको उसकी डेडलाइन दी है कि फलां डेट को आपने सबमिट करवाना है, तो वो कंफर्म है,
उसमें कोई डाउट नहीं है। ओफिंग का मतलब ये होता है कि आप फोरकास्ट कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, फोरकास्ट का मतलब क्या होता है, आप एक अंदाजा लगा रहे हैं कि ये चीज होने वाली है, ठीक है, बस ये फर्क है दोनों के मीनिंग में। लूमिंग में पता होता है कि ये चीज होने वाली है, वो कंफर्म होती है। ओफिंग में जो होता है वो ये होता है कि हम फोरकास्ट कर रहे होते हैं, हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, हम एक अंदाजा लगा रहे होते हैं कि ये चीज होने वाली है, ठीक है। तो वहां पर इन द ओफिंग जो है वो इस्तेमाल होता है, और इसको हमेशा इन द ओफिंग के सेंस में इस्तेमाल किया जाता है, और ये एज ए नाउन इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये जहन में रख लीजिएगा। तो जैसे इसका सेंटेंस है, देयर आर न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन द ओफिंग दैट कुड बी वेरी प्रॉफिटेबल, ठीक है, देयर आर न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं बहुत सारी। कोई आपको बोले इन दी ओफिंग, इन दी ओफिंग का मतलब ये है कि जिनके बारे में प्रिडिक्ट किया जा रहा है, फोरकास्ट किया जा रहा है, जिनके बारे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जो है ना कि ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होने वाली, मतलब बहुत सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं जिनके बारे में ये फोरकास्ट किया जा रहा है, ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है, या ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो बहुत प्रॉफिटेबल होने वाले हैं। जैसे अक्सर लोग कहते हैं ना, फला क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दो, ये इसमें बहुत ज्यादा जो ना वो मतलब कि या ऊपर जाने वाला है, फला स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो। तो ये यहाँ पर आप कहेंगे, क्योंकि कंफर्म नहीं होता है, वो अंदाजे होते हैं। अब जिन लोगों को समझ है स्टॉक मार्केट वगैरह की, तो उनको वो अपने अंदाजे से बता रहे होते हैं, प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, तो वो इन दी ओफिंग कर रहे होते हैं कि ये फला स्टॉक ऊपर जाने वाला है, या फला जो है ना वो करेंसी जो है वो क्रिप्टो की, जो लोग भी इसमें डील करते हैं, तो वो करते हैं ना ये चीजें, ठीक है। तो वहां पर इंडिफिंग, क्योंकि वहां पर आप प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, कंफर्म नहीं होता है, 100% कंफर्म नहीं होता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी रैगिड। रैगिड जो है ना एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है समथिंग टॉर्न, फ्रेड और इन अ स्टेट ऑफ डिसरिपेयर। सब समझ लीजिए, कोई चीज फटी हुई, टॉर्न क्या होता है, फटी हुई, कोई कपड़ा, कोई जूता, कोई बैग, कुछ भी फटा हुआ, ठीक है, उसको भी उसके लिए रैगिड इस्तेमाल होगा। फ्रेड, फ्रेड क्या होता है, फ्रेड का मतलब कि जो कपड़ा जिसके धागे निकल रहे हो, आप देखें ना, जैसे कोई कोई शर्ट हो, या जैसे हम लड़कियों के दुपट्टे वगैरह हो, तो उसके किनारों से क्या होता है, वो धागे निकलने लग जाए, जब वो बहुत पुराना हो जाए, बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया जाए कोई कपड़ा, तो उसके धागे निकलने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो फ्रेड होता है। फ्रेड का मतलब होता है कि साइडों से उसके धागे निकल जाए। इन अ स्टेट ऑफ डिसरिपेयर, इन अ स्टेट ऑफ डिसरिपेयर का मतलब ये होता है कि कोई चीज जब जो अब ना रिपेयर की कंडीशन में आ गई है, जैसे कोई घर है, तो घर जो है अब उसको अगर बहुत अरसे तक उसका मतलब बड़ा बहुत पुराना घर है, और उसमें किसी किस्म की कोई रिपेयरिंग नहीं की गई है, तो उसका पेंट उतर गया है और वो बहुत बुरी हालत में है, या उसके जो बाथरूम में जो भी मतलब के फॉसेट्स वगैरह हैं वो लीक करते हैं, उसमें पाइप्स लीक करते हैं, पानी का लीकेज होता है, मतलब कि अब वो डिसरिपेयर की कंडीशन में है, मतलब कि अब उसको रिपेयर करने की जरूरत है। तो इस तरह के इस मीनिंग में ना जो भी चीजें होती है ना, फटी हुई हो कोई चीज, किसी चीज के धागे निकल रहे हो, या किसी चीज को रिपेयरिंग की जरूरत है, तो वहां उसकी उस कंडीशन को बताने के लिए रैगिड जो है ना एज एन एडजेक्टिव जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आफ्टर लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिंग हाइक, हाइक होती है ना, जो लोग हाइकिंग करते हैं, लंबी सारी, एग्जॉस्टिंग का मतलब ये कि जो आपको थका देने वाली है, तो वो हाइक करने के बाद हिज शूज एंड सॉक्स वर कंप्लीटली रैगिड, कि उसके जो शूज थे और जो उसके सॉक्स थे वो कंप्लीटली रैगिड हो गए, मतलब कि वो कंप्लीटली फट गए, वो मतलब बहुत ही ज्यादा वॉर्न आउट, जो वॉर्न आउट भी इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, कि वॉर्न आउट कंडीशन होती है ना, कि वो बहुत ही खस्ता हालत में चले गए, मतलब हो सकता है शूज फट गए, उसके जो सॉक्स थे उसके धागे निकलना शुरू हो गए, जो ठीक है, तो मतलब उसके लिए इस्तेमाल होता है रैगिड वर्ड, मतलब कोई फटना। वॉर्न आउट भी इस्तेमाल होता है इसके लिए वर्ड। फ्रेड का मतलब होता है धागे किसी चीज के नहीं, जैसे सॉक्स वगैरह के, जैसे हमारे स्वेटर्स के अक्सर वो निकलने लग जाते हैं, या किसी कपड़े के निकलने लग जाए, ठीक है। तो इस मीनिंग में जो हम रैगिड इस्तेमाल करते हैं। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगा है। ऐसा कोई और रिक्वेस्ट भी है तो आप वर्ड्स लिखे, फिर मैं उनको नोट डाउन कर लूंगी, रेसिपी फिर मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।